आज हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो किसी राजनीतिक थ्रिलर की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगते। हाँ। हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 की, लेकिन सिर्फ उसके इतिहास की नहीं बल्कि उसे बनाने और फिर 70 साल बाद हटाने की पूरी रणनीति की। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि उस एक दिन तक पहुंचने के लिए बिसात कैसे बिछाई गई। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ कानून की नहीं है, ये है संवैधानिक दांव पेंच और राजनीतिक इच्छा शक्ति की। सही। हमारे स्रोत इस पूरे मामले को ब्रिटिश भारत की रियासतों से शुरू करते हैं और हमें दिखाते हैं कि कैसे विलय पत्र से लेकर अनुच्छेद 370 तक का सफर तय हुआ और फिर उसी अनुच्छेद के अंदर छिपे एक रास्ते का इस्तेमाल करके उसे कैसे हटाया गया। ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से खोलते हैं। आजादी से ठीक पहले का भारत। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि तब भारत 2 हिस्सों में बटा हुआ था। जी। एक था ब्रिटिश भारत, जिस पर अंग्रेजों का सीधा राज था। हाँ। और दूसरा था लगभग 565 रियासतें, जहां राजा महाराजा अपने तरीके से शासन करते थे। हाँ, लेकिन उनका शासन पूरी तरह आजाद नहीं था। अंग्रेजी में एक शब्द है पैरामाउंटेसी। अच्छा। मतलब राजा अपने अंदरूनी मामलों के लिए तो आजाद थे, लेकिन रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे बड़े मुद्दे वो ब्रिटिश सरकार ही देखती थी। और यही मॉडल आगे चलकर भारत में विलय का आधार बना। एकदम, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। और फिर आया 1947 का माउंटबैटन प्लान, जिसने इन सभी रियासतों के सामने 3 रास्ते रख दिए। 3 रास्ते? भारत में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या फिर आजाद रहो। ज्यादातर रियासतों ने तो आसानी से फैसला कर लिया, लेकिन असली मुश्किल फंसी 3 जगह: जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। और इन तीनों में एक बहुत दिलचस्प पैटर्न था, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं। क्या पैटर्न था? जूनागढ़ और हैदराबाद में शासक मुस्लिम थे, लेकिन आबादी ज्यादातर हिंदू थी। अच्छा। और कश्मीर में इसका ठीक उल्टा था। शासक हिंदू, राजा हरि सिंह, और आबादी में मुस्लिम ज्यादा थे। तो इसी उल्टे समीकरण ने इन तीनों जगहों पर एक बहुत बड़ा टकराव पैदा कर दिया। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो कश्मीर की गुत्थी को समझने के लिए हमारे स्रोत हमें पहले जूनागढ़ और हैदराबाद की कहानी पर ले जाते हैं। जूनागढ़ का मामला पहले आया। वहां के नवाब ने तो सीधे सीधे पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। हाँ, ये भारत के लिए एक सीधी चुनौती थी। सरदार पटेल ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? सरदार पटेल इस फैसले से बेहद नाराज थे। भारत ने तुरंत एक्शन लिया। जूनागढ़ को चारों तरफ से घेर लिया गया। उसकी सारी सप्लाई लाइनें, जैसे डार्क खाना पीना, सब बंद कर दी गईं। नवाब पर इतना दबाव बना कि वो डर कर कराची भाग गया। और उसके बाद? इसके बाद भारत ने वहां जनमत संग्रह यानी प्लेबसाइट कराया। और नतीजे क्या रहे? नतीजे हैरान करने वाले थे। 99.95% लोगों ने भारत के साथ रहने के लिए वोट दिया। बाप रे। तो यहाँ से भारत को एक तरीका मिल गया। अगर शासक जनता की इच्छा के खिलाफ जाए तो जनमत संग्रह एक रास्ता हो सकता है। इसके बाद हैदराबाद का मामला आया। वहां का निजाम तो मतलब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था, और वो एक आजाद देश का सपना देख रहा था। हाँ, उसने भारत के साथ 1 साल का स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया। मतलब 1 साल तक सब कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा। बिल्कुल, लेकिन इस 1 साल की आड़ में वो अपनी ताकत बढ़ा रहा था। उसने रजाकार नाम की एक कट्टरपंथी निजी सेना बनानी शुरू कर दी थी। अच्छा। जो हिंदुओं पर जुल्म कर रही थी और काफी उपद्रव मचा रही थी। तो यहाँ जनमत संग्रह वाला रास्ता काम नहीं आया? बिल्कुल नहीं। यहाँ हालात बिगड़ रहे थे, इसलिए सरदार पटेल ने सैन्य कार्रवाई का फैसला किया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। हाँ, ऑपरेशन पोलो। भारतीय सेना ने हमला किया और सिर्फ 2 दिनों के अंदर हैदराबाद की सेना ने सरेंडर कर दिया। सिर्फ 2 दिन? तो अब भारत के पास रियासतों से निपटने के लिए 2 तरीके साफ हो गए थे: जनमत संग्रह का दबाव, जैसा जूनागढ़ में हुआ, या फिर सीधी सैन्य कार्रवाई, जैसा हैदराबाद में। पर कश्मीर में ये दोनों ही रास्ते बंद थे। हाँ। और यहीं से ये मामला इतना पेचीदा हो गया। राजा हरि सिंह की क्या दुविधा थी? वो चाहते क्या थे? देखिए, राजा हरि सिंह की स्थिति बहुत नाजुक थी। वो आजाद रहना चाहते थे। उन्हें डर था कि अगर वो पाकिस्तान में शामिल हुए तो वहां की मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी शायद उन्हें राजा के तौर पर स्वीकार ना करे। और भारत में शामिल होने से? और अगर वो भारत में शामिल हुए तो उन्हें डर था कि नेहरू और शेख अब्दुल्ला, जो उस वक्त कश्मीर के सबसे लोकप्रिय नेता थे, वो लोकतंत्र ले आएंगे और उनकी राजशाही खत्म हो जाएगी। हाँ, खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। बिल्कुल।
उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट का ऑफर भेजा। पाकिस्तान तो तुरंत मान गया, लेकिन भारत ने थोड़ा वक्त मांगा। और यहीं से पाकिस्तान ने अपना असली खेल शुरू किया। हाँ, उसने कश्मीर की तरफ जाने वाली जरूरी चीजों की सप्लाई जैसे पेट्रोल, खाना, नमक सब रोक दिया। और फिर अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबाइलियों को भेजकर कश्मीर पर हमला करवा दिया। और यह हमला बहुत भयानक था। हमलावर बारामूला तक पहुंच गए थे और श्रीनगर से बस कुछ ही किलोमीटर दूर थे। बिल्कुल। इसी घबराहट में राजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी। वो जम्मू भाग गए और वहां से उन्होंने भारत सरकार को मदद के लिए संदेश भेजा। और भारत का जवाब साफ था, एकदम साफ, हम मदद करेंगे, लेकिन पहले आपको विलय पत्र पर दस्तखत करने होंगे ताकि कश्मीर कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा बन जाए। सही। 26 अक्टूबर 1947 को राजा ने दस्तखत कर दिए। लेकिन ये विलय भी पूरा नहीं था, है ना? ये सिर्फ 3 विषयों तक सीमित था। अपनी सेना हवाई जहाजों से श्रीनगर भेजनी शुरू कर दी। भारतीय सेना ने हमलावरों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक और मोड़ आता है। नेहरू इस मामले को संयुक्त राष्ट्र ले गए। हाँ, और इस फैसले की आज भी बहुत आलोचना होती है। क्यों? मतलब आलोचना इस बात पर होती है कि जब भारतीय सेना जीत रही थी तो यूएन जाने की क्या जरूरत थी। सही। लेकिन स्रोत इसके पीछे नेहरू की सोच के कुछ तर्क भी देते हैं। पहला, सैन्य समाधान से शायद जमीन मिल जाती, लेकिन लोगों का दिल जीतना मुश्किल होता। दूसरा, अगर भारत कश्मीर पर पूरी तरह सैन्य कब्जा कर लेता तो जूनागढ़ और हैदराबाद पर उसका नैतिक दावा कमजोर पड़ जाता, जहां उसने जनता की इच्छा की बात की थी। और शायद उन्हें शेख अब्दुल्ला पे भी भरोसा था। बिल्कुल। नेहरू को पूरा यकीन था कि अगर कभी जनमत संग्रह हुआ तो शेख अब्दुल्ला का प्रभाव कश्मीर के लोगों को भारत के पक्ष में वोट देने के लिए मना लेगा। तो यूएन में क्या हुआ? खैर, यूएन ने एक प्रस्ताव पास किया जिसके 3 हिस्से थे। पहला, युद्ध विराम लागू हो, सीज़फायर। हाँ। दूसरा, पाकिस्तान अपनी सेना और कबाइलियों को हटाए। और तीसरा, उसके बाद भारत अपनी ज्यादातर सेना हटा ले और फिर जनमत संग्रह हो। और इसी युद्ध विराम से नियंत्रण रेखा यानी एलओसी बन गई। लेकिन जनमत संग्रह वो तो कभी हुआ ही नहीं। कभी नहीं हुआ, क्योंकि उसकी पहली शर्त ही कभी पूरी नहीं हुई। पाकिस्तान ने कभी भी अपनी सेना पूरी तरह से नहीं हटाई। तो मामला एक कानूनी और राजनीतिक अनिश्चितता में फंस गया। हाँ, और इसी अनिश्चितता के बीच कश्मीर का शासन चलाने के लिए भारतीय संविधान में एक अस्थायी यानी टेम्पररी प्रोविजन जोड़ा गया, और वही था अनुच्छेद 370। तो अनुच्छेद 370 एक तरह का फ्रेमवर्क था जो भारत और जम्मू कश्मीर के रिश्ते को परिभाषित करता था। लेकिन इसके अंदर और भी परतें जुड़ती गईं, जिनमें से एक थी 35A। स्रोत इसकी कहानी कहां से शुरू करता है? इसकी जड़ें हैं 1952 के दिल्ली समझौते में। अच्छा, जो नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच हुआ था। हाँ, उस वक्त तक भारत का संविधान लागू हो चुका था और भारत चाहता था कि संविधान के कुछ और प्रावधान, जैसे सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र, कश्मीर पर भी लागू हो। और शेख अब्दुल्ला इसके लिए कुछ शर्तों पे माने होंगे? बिल्कुल। उनकी कुछ मांगे थीं, जैसे कश्मीर का अपना अलग झंडा होगा, राज्य के प्रमुख को प्रधानमंत्री और सदर रियासत कहा जाएगा, और सबसे जरूरी शर्त थी स्टेट सब्जेक्ट लॉ को बनाए रखना। ये क्या था? ये एक पुराना कानून था जो 1927 में कश्मीर के महाराजा ने बनाया था, ताकि बाहर के लोग कश्मीर में जमीन न खरीद सके और स्थानीय लोगों की पहचान एकदम सही। तो 35A इसी पुराने कानून को संवैधानिक कवच पहनाने का एक तरीका था। अच्छा। इसी समझौते के आधार पर 1954 में राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया, और इस आदेश के जरिए अनुच्छेद 370 में दी गई शक्तियों का ही इस्तेमाल करके संविधान में अनुच्छेद 35A जोड़ दिया गया। तो ये व्यवस्था दशकों तक चलती रही। लेकिन स्रोत हमें सीधे 2014 में ले जाता है, जहां से इस पूरे समीकरण को बदलने की जमीन तैयार होनी शुरू हुई। ये कहानी किसी राजनीतिक शतरंज की बिसात से कम नहीं है। बिल्कुल। स्रोत इसे एक बहुत लंबी और सोची समझी रणनीति के तौर पर दिखाते हैं। पहला कदम था 2014 का जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव। उस चुनाव में बीजेपी को जम्मू क्षेत्र में 25 सीटें मिली, जिससे वो राज्य की राजनीति में एक बड़ी ताकत बन गई। और फिर उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाला कदम उठाया। अपनी विचारधारा से बिल्कुल अलग पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। हाँ, ये एक ऐसा गठबंधन था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन स्रोत के मुताबिक ये उस बड़ी रणनीति का हिस्सा था।
सरकार बनी, चली और फिर जून 2018 में बीजेपी ने अचानक समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। हाँ, सरकार गिर गई और जैसे ही सरकार गिरी, जम्मू कश्मीर के अपने संविधान के मुताबिक वहां 6 महीने के लिए राज्यपाल शासन लग गया। ये 6 महीने का वक्त बहुत अहम था। बहुत अहम। केंद्र ने सत्यपाल मलिक को राज्यपाल बनाकर भेजा। ये 6 महीने पूरे होने ही वाले थे कि राज्य की 3 बड़ी पार्टियां पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ आकर सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी में थी। और यहीं पे वो मशहूर किस्सा हुआ, है ना? हाँ, स्रोत में इसका जिक्र बड़े दिलचस्प अंदाज में है। कहते हैं कि उस शाम महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि वो राज्यपाल को फोन करती रहीं, लेकिन फोन नहीं लगा। और उनकी फैक्स मशीन भी खराब हो गई। बिल्कुल। जब तक उनका दावा राज्यपाल तक पहुंचता, तब तक राज्यपाल ने विधानसभा ही भंग कर दी। और उन्होंने कारण क्या बताया? उन्होंने कहा कि अलग-अलग विचारधारा की पार्टियां मिलकर एक स्थिर सरकार नहीं दे सकती और इससे विधायकों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा। विधानसभा भंग होते ही राज्यपाल शासन के 6 महीने पूरे हुए और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। हाँ, इस पूरे घटनाक्रम में राष्ट्रपति शासन लगना इतना जरूरी क्यों था? यहीं पर सारा संवैधानिक खेल छिपा है। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा, जम्मू कश्मीर की सारी कार्यकारी शक्तियां, मतलब राज्य सरकार की शक्तियां, राज्यपाल के पास आ गईं। अच्छा। और सबसे अहम बात, राज्य की सारी विधायी शक्तियां, यानी विधानसभा के कानून बनाने की ताकत भारतीय संसद को मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब जम्मू कश्मीर के लिए कोई भी फैसला लेने की ताकत दिल्ली में बैठी संसद के पास थी। एकदम। अब जरा अनुच्छेद 370 की बनावट को याद कीजिए। उसे हटाने के लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति जरूरी थी। लेकिन वो संविधान सभा तो 1957 में ही भंग हो चुकी थी। हाँ, ये एक कानूनी ग्रे एरिया था और सरकार ने इसी का फायदा उठाया। कैसे? 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया। उस आदेश ने अनुच्छेद 370 के एक हिस्से अनुच्छेद 367 में बदलाव कर दिया और एक नई परिभाषा जोड़ी। क्या परिभाषा? उस परिभाषा में कहा गया कि संविधान में जहां भी जम्मू कश्मीर की संविधान सभा लिखा है, उसे अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा पढ़ा जाए। कमाल है। और क्योंकि विधानसभा की सारी शक्तियां भारतीय संसद के पास थी, तो इसका मतलब हुआ कि अनुच्छेद 370 को हटाने की सहमति देने का अधिकार अब संसद के पास आ गया था। तो संसद ने खुद ही जम्मू कश्मीर की तरफ से सिफारिश कर दी। हाँ, संसद ने खुद ही अनुच्छेद 370 को हटाने की सिफारिश कर दी। स्रोत इसे एक बेहतरीन संवैधानिक दाव की तरह दिखाता है। संवैधानिक तौर पर तो हाँ, ये एक बहुत ही चतुर कदम था। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि प्रक्रिया ने कानून तोड़ा नहीं, बल्कि उसी के नियमों का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। इस कानूनी जमीन को तैयार करने की ठीक बाद गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अनुच्छेद 370 के सभी खंडों को निष्क्रिय करने का प्रस्ताव पेश किया। साथ ही पुनर्गठन बिल भी। हाँ, जिससे राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। प्रस्ताव पास हुआ, राष्ट्रपति ने उसी शाम मंजूरी दे दी और 70 साल पुराना संवैधानिक ढांचा बदल गया। और ये सब करते हुए जमीन पर भी जबरदस्त तैयारी की गई थी। हाँ, स्रोत में इसका पूरा ब्यौरा है। हजारों अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया, अमरनाथ यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया, सभी बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, इंटरनेट, फोन लाइनें सब बंद कर दी गईं। सरकार किसी भी तरह के विरोध को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तो ये इतिहास कानून और राजनीतिक रणनीति का एक ऐसा जटिल जाल था जो 70 साल तक बुना गया और फिर एक ही दिन की घटनाओं में आकर सिमट गया। वाकई, ये दिखाता है कि कैसे संवैधानिक प्रावधान जो किसी एक ऐतिहासिक जरूरत के लिए बनाए जाते हैं, दशकों बाद किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसे हटाने की प्रक्रिया ने अनुच्छेद 370 को जबरदस्ती तोड़ा नहीं, बल्कि उसी के अंदर मौजूद व्यवस्था का इस्तेमाल करके उसे अप्रभावी कर दिया। हमारे स्रोत हमें इस पूरी कहानी के कैसे वाले हिस्से को बहुत गहराई से समझाते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल दिमाग में जरूर छोड़ जाते हैं। क्या? ये संवैधानिक कानून की प्रकृति पर ही एक बड़ा सवाल है। जब कोई अस्थायी प्रावधान किसी संविधान में 70 साल तक बना रहता है और पीढ़ियां उसी के तहत जी लेती हैं, तो क्या वो सिर्फ कानूनी तौर पर अस्थायी रहता है, या समय के साथ वो लोगों के लिए एक स्थायी वादा बन जाता है?